120 रूल्स ऑफ ग्रामर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का नया चैप्टर, यानी कि आज हम करने वाले हैं रूल नंबर 22। लेकिन रूल नंबर 22 करने से पहले एक छोटा सा वार्म अप करते हैं जो हमने पिछले रूल्स पढ़े हैं उनके ऊपर। तो 4 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, फटाफट इन क्वेश्चंस का आंसर करिए और फिर हम मूव कर जाएंगे अपने आज के रूल्स की तरफ। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए इन चारों का आंसर क्या है। शी फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर हर फ्रेंड्स अराइव्ड। अच्छा, शी फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर हर फ्रेंड्स अराइव्ड मतलब इस लड़की ने होमवर्क पहले कर लिया था। तो जो काम आप पहले करते हो वहां पे हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो हैड फिनिश्ड हो जाएगा। The train had left by the time we had reached मतलब ट्रेन पहले जा चुकी थी, आप पहुंचे बाद में हो। तो जो काम पहले होता है वहां पे had प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, और जो काम बाद में होता है वहां पे V2 लगता है, तो वहां पे reached हो जाएगा। She appreciated his help with the project. She appreciated his help with his project. हिज हेल्प, अच्छा हिज क्या है आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद आईएनजी लगेगा तो हिज हेल्पिंग हो जाएगा। पिछले सेशन में कराया है, पिछले रूल्स में हमने कवर किया है। अगर आपने पिछले रूल्स नहीं पढ़े हैं तो जाके जरूर पढ़िए। वी आर सरप्राइज्ड बाय them winning the competition. We are surprised by their winning the competition, ना कि them। तो यहाँ पे देयर हो जाएगा, आईएनजी से पहले हमें एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव देम नहीं होता, एडजेक्टिव देयर होता है। ठीक, चलिए जी आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 22 की तरफ। तो रूल नंबर 22 भी भर भर के एग्जाम में पूछा जाता है। रूल नंबर 22 हमें यह कहता है कि कभी भी हमारे सेंटेंस में अगर नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली एक्सेट्रा ये सब आता है तो आपके सेंटेंस में दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ वर्ब एंड अ सब्जेक्ट। समझना कि कैसे। तो पूरा रूल ये कहता है कि कभी भी हमारे सेंटेंस की शुरुआत या तो नेगेटिव शब्द से हो या तो एडवर्ब से हो। अगर इन दोनों में से किसी से भी हमारे सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो फिर क्या होगा, वहां पे पहले वर्ब आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा। इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा सभी लोग। कभी भी हमारे सेंटेंस, जो हमें सेंटेंस दिया गया है, अगर सेंटेंस की शुरुआत किसी नेगेटिव शब्द से हो रही है, किसी भी नेगेटिव शब्द से, नॉट, नेवर, हार्डली, या फिर एडवर्ब से हो रही है, इन दोनों ही केसेस में, या फिर एंड क्वेश्चन मार्क से हो रहा है, 3 केस बन गए। अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत नेगेटिव से हो रही है, या फिर आपके सेंटेंस की शुरुआत किसी एडवर्ब से हो रही है, या फिर आपके सेंटेंस का एंड क्वेश्चन मार्क से हो रहा है, इन तीनों केसेस में पहले वर्ब आता है फिर सब्जेक्ट आता है। ठीक, जैसे कि यहां पे एडवर्ब से शुरुआत हुई तो क्या हुआ, पहले वर्ब आया फिर सब्जेक्ट आया, पहले हार्ड आया फिर आया। बहुत बढ़िया। आपके पास 3 सेंटेंसेस हैं, तीनों सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से देखिए और मुझे बताइए कि क्या क्या एरर्स हैं, कहां कहां पे एरर्स हैं। सेंटेंस की शुरुआत देखिए, सारी चीजों को बहुत अच्छे से देखेंगे। She had no sooner reached the station than the train departed. यहां पे आपकी सेंटेंस की शुरुआत नेगेटिव से नहीं हो रही है, ना ही एडवर्ब से शुरुआत हो रही है। मतलब कि अगर नेगेटिव और एडवर्ब से शुरुआत होती है तो पहले वर्ब आता है फिर सब्जेक्ट आता है। यहां पे ना ही नेगेटिव से शुरुआत हो रही है ना ही एडवर्ब से, तो पहले वर्ब और फिर सब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट खत्म। नॉर्मल जैसे आपका पहले हैड आएगा, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है। ठीक है, शी हैड नो सूनर रीच द स्टेशन। क्लियर है यहां तक, बात समझ में आ गई। आपके सेंटेंस की शुरुआत अगर किसी नेगेटिव शब्द से होती, समझना, जैसे कि सेंटेंस नंबर 2 समझोगे तो 1 अपने आप समझ में आ जाएगा। यहां पे सेंटेंस की शुरुआत नेगेटिव से हो या एडवर्ब से हो, इस केस में क्या होता है, पहले वर्ब आता है फिर सब्जेक्ट आता है। यहां पे तो देखो नेगेटिव से शुरुआत नहीं हो रही थी, ना ही एडवर्ब से हो रही थी, प्रोनाउन से शुरुआत हो रही थी, तो यहाँ पे पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट नहीं आएगा। यहाँ पे नॉर्मल जैसे चलता है वही चलेगा, यानी कि पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। नीचे वाले में भी देखो, यहाँ पे आपकी शुरुआत सेंटेंस की ना ही नेगेटिव से हुई है ना ही एडवर्ब से हुई है, तो यहाँ पे भी पहले वर्ब नहीं आएगा। नॉर्मल पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब होगा, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट कब होता है, जब आपकी सेंटेंस की शुरुआत या तो नेगेटिव से हो या तो एडवर्ब से हो और या तो एंड क्वेश्चन मार्क से हो। फिर से देखिए, आप 100% इस बार सही करोगे ही करोगे।
क्या होगा बताएं। सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत नेगेटिव से हो रही है, यानी कि पहले वर्ब आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा, यहां तक तो सही है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी एरर है कि यहाँ पे व्हेन की बजाय दैन आएगा, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आगे वाले पे फोकस करो। यहाँ पे आपकी सेंटेंस की शुरुआत ना ही नेगेटिव से थी ना ही एडवर्ब से थी, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल सा केस बनेगा, यानी कि पहले सब्जेक्ट आ गया फिर वर्ब आ गया। नीचे भी आपके सेंटेंस की शुरुआत कभी भी नेगेटिव से या फिर एडवर्ब से होगी, तो पहले वर्ब आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे भी देखो पहले वर्ब आ गया हैड, फिर सब्जेक्ट आ गया द मीटिंग। क्लियर है, बात समझ में आ गई है, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे दूसरा पॉइंट कवर करते हैं, जो कि है देन और वैन वाला, वेन और दैन वाला। समझो, जो एल वाई से खत्म होने वाले शब्द है ना, जैसे कि आपके पास आ गया हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, तो ये जो एल वाई वाले शब्द होते हैं इनके बाद वेन आता है, मतलब इनका पेयर वेन होता है। और जो नो सूनर है, नो सूनर, नो सूनर, इनका पेयर होगा THAN दैन। इसी वजह से यहाँ पे नो सूनर के संग दैन आएगा, और यहाँ एल वाई है ना, तो एल वाई वाले जितने भी शब्द हैं उनके संग आएगा वेन, तो यहाँ पे आपका वेन आएगा। सिंपल सा तरीका है, एल वाई से खत्म हो रहा है तो वेन आएगा। स्कार्सली, हार्डली, बेयरली, रेयरली सबके संग वेन आता है, लेकिन नो सूनर के संग THAN दैन आता है। ये कॉन्सेप्ट यहां तक अच्छे से समझ में आया। तो समरी चलो पढ़ते हैं। तो समरी ये है कि सबसे पहले हमारे सेंटेंस की शुरुआत अगर नेगेटिव से हो रही है या एडवर्ब से हो रहा है या फिर एंड क्वेश्चन मार्क से हो रहा है, इन तीनों केसेस में पहले वर्ब आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा। लेकिन अगर इन तीनों केसेस में ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर हमारा नॉर्मल फॉर्मेशन चलेगा, यानी कि पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपके सेंटेंस में जो एल वाई वाले शब्द हैं, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, एल वाई वाले जो शब्द हैं इनके संग वेन आता है, ठीक है। और जो नो सूनर है, नो सूनर, इनके संग THAN दैन आएगा। तो ये पूरा का पूरा हमारा लॉजिक है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहां तक समझ में आता है सभी को, पक्का। चलिए, तो ये हमारा पूरा का पूरा हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, नो सूनर वाला कॉन्सेप्ट हो गया, विच इज रूल नंबर 22। रूल नंबर 23 पे आते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का है। समझो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सबसे पहले होता क्या है। जैसे मैं ये खड़ी हूं, ये सामने शीशा है, तो जो मेरा रिफ्लेक्शन है वो इस शीशे पे आएगा। मैं ये खड़ी हूं, सामने शीशा है, तो मेरा रिफ्लेक्शन इस शीशे के ऊपर आएगा। मतलब कि मेरा होना जरूरी है तभी रिफ्लेक्शन आएगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में समझो क्या होता है, सब्जेक्ट का होना जरूरी होता है। कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से आपका सेंटेंस नहीं शुरू होगा। आपका सेंटेंस ऐसे हो सकता है, शी हरसेल्फ डिड दिस, ये हो सकता है, लेकिन कभी भी आपका सेंटेंस का शुरुआत हरसेल्फ से नहीं होगा। मतलब कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से कभी भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी। ये चीज को गांठ बांध के समझ लो। और क्यों नहीं होगी, रीजन एकदम सिंपल सा है। अगर ये सामने शीशा है, मैं खड़ी हूं, तो मेरा रिफ्लेक्शन शीशे में तभी दिखेगा जब मैं खड़ी हूं। अब अगर मैं नहीं खड़ी हूं, शीशा खाली रहेगा, रिफ्लेक्शन दिखेगा ही नहीं। मतलब कि सब्जेक्ट का होना जरूरी है तभी रिफ्लेक्शन क्रिएट होगा। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अच्छे से समझो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट का होना जरूरी होता है। अब सब्जेक्ट का होना जरूरी होता है, इसका मतलब कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं बन सकता। यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से कभी भी हमारे सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सारे जो शब्द हैं लोग रट लेते हैं। रटते कैसे हैं समझना। कैसे रट लेते हैं कि भाई कभी भी हमारे सेंटेंस में अगर इस लिस्ट का कोई भी वर्ड आ रहा है तो इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख दो। पूरा कॉन्सेप्ट ये नहीं होता है। पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा क्या होता है कि कभी भी हमारे सेंटेंस में इस लिस्ट का कोई भी वर्ड आ रहा है, इंजॉय, अवेल, एब्सेंट, प्राइड, एडजस्ट, इस लिस्ट का कोई भी वर्ड अगर आपके सेंटेंस में आ रहा है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट होना जरूरी होता है। ये रूल है, इसके बाद ऑब्जेक्ट होना जरूरी होता है। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तब आप अपने साइड से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डालोगे, है ना। और अगर ऑब्जेक्ट पहले से है तब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं डालोगे। इस कॉन्सेप्ट को समझना अच्छे से कि ये जो पूरी लिस्ट है इसके बाद में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है। अगर ऑब्जेक्ट है वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। अगर नहीं है तो आप अपने साइड से ऑब्जेक्ट यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डाल दो।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। ठीक, चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, एंजॉय वर्ड आया। अब एंजॉय वर्ड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं था, एट ऑब्जेक्ट नहीं है, एट प्रेपोजिशन होता है, ऑब्जेक्ट नहीं था, तभी हमने यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डाल दिया। यहाँ पे भी अवेल के बाद में प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने अपने साइड से ऑब्जेक्ट यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डाल लिया। तो ये लॉजिक होता है कि कभी भी आपके सेंटेंस में इस लिस्ट का कोई भी वर्ड आता है ना, तो आप देखो इसके बाद ऑब्जेक्ट है कि नहीं। अगर ऑब्जेक्ट है तो सेंटेंस सही है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डाल लो। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी तो ऑब्जेक्ट ही होता है, प्रोनाउन भी तो हमारा ऑब्जेक्ट है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखने में कैसा लगता है, एंड में आपके सेल्फ लगा रहेगा, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, आर सेल्फ, ये सेल्फ वाले सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। अब यहाँ पे जैसे 3 सेंटेंसेस हैं, ही प्राइड्स ऑन हिज अचीवमेंट, और सेंटेंस आपका सही भी हो सकता है। तो सबसे बड़ी गलती जो लर्नर्स करते हैं वो ये है कि नो एरर मार्क करना भूल जाते हैं। तो हमेशा आंसर करो, दैट इज गुड, बट नो एरर जरूर ध्यान में रखो कि नो एरर भी आपका आंसर हो सकता है। डन हो गया। चलो इसको देखते हैं, ही प्राइड्स हिमसेल्फ। अब यहाँ पे देखो, प्राइड के बाद में ऑन है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो मतलब अपने साइड से डालो, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिमसेल्फ, मतलब ऑब्जेक्ट मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डालो। ऑब्जेक्ट है तो सही है, नहीं है तो डालो, और डालोगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डालोगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एंड में सेल्फ लगेगा, तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ हो जाएगा, इसलिए मैंने हिमसेल्फ लिख दिया। यहां पे भी एडजस्टेड वर्ड के बाद एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप अपने साइड से डालोगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो शी का क्या हो जाएगा, हर सेल्फ। दे रिकंसाइल्ड देम, दे रिकंसाइल्ड देम, reconciled them to the unexpected changes. Now they are reconciling them, मतलब वो खुद को reconcile कर रहे हैं, तो यहां पे आप themselves लिख सकते हो, they are reconciling themselves। समझो, जब कोई एक्शन आप कर रहे हो और वो खुद आपके ही ऊपर हो रहा है, तो वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही आता है। ठीक है, जैसे यहां पे हुआ, दे रिकंसाइल्ड, वो अपने आप को समेटने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कुछ बहुत बुरा हो गया, पूरे दिन वो बंदा रो रहा था, लेकिन रात में ही रिकंसाइल्ड हिमसेल्फ, मतलब उसने उसने अपने आप को रिकंसाइल करने की कोशिश करी। जैसे आप कोई भी एक्शन कर रहे हो जो आप ही के ऊपर रिजल्ट आ रहा है, वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। ठीक है, हमेशा याद रखना इसको। चलो कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं, 3 सेंटेंसेस हैं, इनको फिर से करते हैं। आपको ध्यान से देखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या फिर ऑब्जेक्ट, इन दोनों में से कुछ भी आया है तो आपका सेंटेंस सही है, नहीं आया है तो आप अपने साइड से लगाओगे। जैसे कि आई अम्यूज्ड विद अ गुड बुक ओवर द वीकेंड। अब अम्यूज्ड के बाद यहाँ पे प्रेपोजिशन है, समझना, अम्यूज्ड के बाद ऑब्जेक्ट या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, नहीं है तो अपने साइड से डाल लो। अब आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ हो जाएगा, सिंपल। He acquitted himself। अच्छा, अब यहाँ पे acquitted के बाद himself आया है, he का himself होता भी है, बिल्कुल सही है, नो एरर। she resigned, अब वो बंदी रिजाइन कर रही है तो खुद ही रिजाइन कर रही है और खुद के ऊपर इफेक्ट भी आ रहा है। आप कोई एक्शन खुद कर रहे हो और इफेक्ट भी आपके ऊपर आ रहा है, तो वहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। जैसे ही का हिमसेल्फ है, वैसे ही शी का हरसेल्फ है, मतलब आपका 6th भी बिल्कुल सही हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर कट, बहुत बढ़िया। तो ये पूरा हमारा होता है कि कभी भी हमारे सेंटेंस में इस लिस्ट का कोई भी वर्ड आया है तो इसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा, इन दोनों में से कुछ ना कुछ होना जरूरी होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि इसके बाद आपका कोई कुछ और आ जाए, ऑन आ जाए, प्रेपोजिशन आ जाए, एडवर्ब आ जाए, नहीं, या तो ऑब्जेक्ट आएगा या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। ठीक है, अब हमने ये चीज सीख ली कि सेंटेंस में अगर ये शब्द हमारे होंगे तो इनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख देते हैं, ये चीज हमने सबने सीख ली है।
लेकिन जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में एक्सेप्शन पूछी जाती है, जहां पे आप गड़बड़ करते हो, वो है रूल नंबर 24। हमने ये तो सीख लिया कि इन शब्दों के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, पर अब हम ये सीखेंगे कि इन सारे शब्दों के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी नहीं आएगा। इसमें कुछ भी समझने जैसा नहीं है, आपको सिर्फ ये 6-7 शब्द याद होने चाहिए। कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, मतलब कि समझो, स्टॉप करो, पॉज करो, टर्न करो, क्वालिफाई करो, बेद करो, मूव करो, रेस्ट करो, हाइड करो, ये सारे जो शब्द है ना। अच्छा, इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों नहीं आता बताओ? क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसलिए डाला जाता है कि अगर सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो इसका मतलब कि यही सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है और उसी के ऊपर एक्शन हो रहा है। पर यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे मूव, यहाँ पे हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डालने की जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर मैं मूव कर रही हूं तो मेरे ऊपर ही एक्शन हो रहा है, इसमें हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डाल के ये बताने की जरूरत नहीं है। अपने आप देख के ही समझ में आ रहा है कि एक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन उसके ऊपर आ रहा है। रेस्ट किया, स्टॉप किया, टर्न किया, क्वालिफाई किया, तो इन सब शब्दों के संग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। ये चीज हमें समझ में आ गई है, ठीक। इन सब शब्दों के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है और ये बहुत इजी होते हैं। देखो कैसे, शी केप्ट, कीप, देखो यहाँ पे कीप लिखा है ना, और यहाँ पे केप्ट आया, तो क्या गलत होगा? नहीं। इन सारे, या तो ये सारे शब्द डायरेक्टली आ जाए या तो इनके वर्ब का कोई भी फॉर्म आ जाए, चाहे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे सेकंड फॉर्म हो, चाहे थर्ड फॉर्म हो, कोई भी वर्ब का फॉर्म है अगर इस लिस्ट के बाद, जैसे कि यहाँ पे हुआ, कोई भी वर्ब का फॉर्म, जैसे कीप नहीं है, केप्ट आ गया, लेकिन हमें पता है इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होगा, तो देखो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आया। हाइड के बाद हमें पता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होगा, देखो इसके बाद भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आया है। तो इट इज वेरी सिंपल। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर से आपके पास 3 सेंटेंसेस हैं, ध्यान से देखिए। आप बस ये देखो कि अगर उस लिस्ट का वर्ड है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होगा, अगर उस लिस्ट का वर्ड नहीं है तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। आपको सिर्फ उन वर्ड्स को ढूंढना है कि वो सारे वर्ड्स कहां पे हैं। चलो, जैसे हमने देखा, स्टॉप आ गया यहाँ पे क्वालिफाई आ गया, यहाँ पे मूव आ गया, मूव, रेस्ट, बेद, मूव, रेस्ट, बेद, और क्या क्या हो गया, मूव हो गया, रेस्ट हो गया, बेद हो गया, हाइड हो गया। इन सब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है, तो यहाँ पे themselves नहीं आएगा। They moved forward. He qualified for the finals. She stopped abruptly. Herself नहीं आएगा। Stop, move, rest इन सब के बाद नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The children turned away from the screen when it became too intense. क्या होगा? Turned है, टर्न के बाद देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आया तो नो एरर हो जाएगा। एरर फाइंड आउट करने के चक्कर में इतना बिजी मत हो जाना कि नो एरर मार्क करना भूल जाना। मैंने ये प्रॉब्लम देखी है स्टूडेंट्स में कि वो एरर ही ढूंढते रह जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि नो एरर भी तो आंसर हो सकता है। जैसे ये है, आफ्टर अ लॉन्ग डे शी डिसाइडेड टू रेस्ट। अब हमें पता है कि रेस्ट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा और यहाँ आ भी नहीं रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा नो एरर। He bathed himself in the natural spring. So he bathed himself. यहाँ पे bathe है, bathe के बाद reflexive pronoun नहीं आता है, तो यहां से himself हटा दो। bathe, rest, move, turn, qualify इन सब के बाद reflexive pronoun नहीं आता है। ये चीज सबको समझ में आ गई बढ़िया से, ठीक है। चलिए लास्ट रूल ऑफ द डे यानी कि रूल नंबर 25 करते हैं। सो रूल नंबर 25 भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, मैं आपको खुद से लिख के समझाती हूँ। 2 चीजें हैं, 2 शब्द हैं, एक है आपका ईच अदर और दूसरा शब्द है आपका वन एंड अदर। एक शब्द है आपका ईच अदर और दूसरा शब्द है आपका वन एंड अदर। हमेशा याद रखना कि ईच अदर यूज होता है 2 के लिए और वन एंड अदर यूज होता है 2 से ज्यादा के लिए, यानी कि 2+ के लिए। ये याद रखना बस। जैसे आपके सेंटेंस में अगर कभी भी 2 लोगों का जिक्र है, ठीक है, या फिर 2 वर्ड मेंशन्ड है, हमेशा ईच अदर होगा, वन एंड अदर नहीं हो सकता। वन एंड अदर 2 से ज्यादा के लिए होता है। जैसे ये है ऑल मेंबर्स, यहाँ पे 2 का जिक्र नहीं हुआ है, देखो वन एंड अदर आ गया। या तो आपके सेंटेंस में 2 का जिक्र हुआ हो या फिर डायरेक्टली 2 लिख के आ गया हो, इन दोनों केसेस में ईच अदर होता है, ठीक है।
चलो अब जैसे यहाँ पे 3 सेंटेंसेस हैं, तीनों सेंटेंसेस को पढ़ो। देखो अगर आपके सेंटेंस में टू लिखा है या नहीं लिखा है, अच्छे से पढ़िए, आपका आएगा। और हाँ, ध्यान से थोड़ा देखना वीडियो को। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी आंसर बता रही हूं, तो ये वीडियो है ना, लाइव तो नहीं चल रहा है। वीडियो है तो आप बीच में पॉज भी कर सकते हो और आराम से देख सकते हो। जैसे मैं तुरंत आंसर बताती हूँ, अगर आपको समय लग रहा है तो पॉज कर लिया करो। जैसे यहाँ पे टू फ्रेंड्स की बात है, अब टू वर्ड एग्जैक्ट आ गया है, मतलब यहाँ पे वन अनदर नहीं आएगा, यहाँ पे ईच अदर आएगा। द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स हेल्प्ड ईच अदर। अब यहाँ पे आप देखोगे दो का जिक्र है, ध्यान से देखो क्या दो का जिक्र है। टीचर्स मतलब एक से ज्यादा टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स एस लगा है मतलब एक से ज्यादा है, तो यहाँ पे भी एक से ज्यादा है, यहाँ पे भी एक से ज्यादा है, तो दो दो चार हो गया ना, मतलब दो तो नहीं है। दो होता तो हम लिखते ईच अदर, दो नहीं है तो हम यहाँ पे वन एंड अदर लिखेंगे, ठीक है। All the long meeting, the colleague congratulated one another on their achievement. अब यहाँ पे क्या है, कलीग्स कॉन्ग्रेचुलेटेड। अब जब आप कॉन्ग्रेचुलेशंस कहोगे, जैसे मैंने सामने वाले को कॉन्ग्रेचुलेट किया, तो जब भी मैं हाथ मिला रही हूं तो दो ही लोग तो मिला रहे हैं, तो यहाँ पे इस कॉन्ग्रेचुलेशंस में हो सकता है ज्यादा कलीग हो, लेकिन जब आप हाथ मिला रहे हो तो एट अ टाइम दो ही लोग तो हाथ मिला रहे हैं, तो दे कॉन्ग्रेचुलेटेड, दे विश्ड, इन सबके संग क्या आएगा, ईच अदर, क्योंकि कॉन्ग्रेचुलेशंस आप कह रहे हो, दो लोग हाथ मिला रहे हो, तो दो ही तो मिलाएंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए थोड़ा सा और समझिएगा, क्योंकि इसमें समझने वाली चीज है, ज्यादा है। बताइए यहाँ पे क्या है, द मेंबर्स ऑफ द टीम कम्युनिकेटेड विथ ईच अदर। मेंबर्स लिखा है, दो का जिक्र नहीं है, तो ईच अदर नहीं होगा, वन एंड अदर होगा। जॉन एंड मारिया, यहाँ पे दो का जिक्र है, दो का जिक्र है तो आप यहाँ पे वन एंड अदर नहीं, यहाँ पे आप ईच अदर करोगे। द फैमिलीज केम टुगेदर टू सपोर्ट वन एंड अदर। फैमिली साथ में आए दो लोगों को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। दो का तो जिक्र नहीं है ना, फैमिलीज मतलब दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, तो यहाँ पे वन अनदर नहीं, यहाँ पे ईच अदर आएगा। तो समरी समझ में आ गई कि कभी भी आपके सेंटेंस में या तो दो शब्द डायरेक्टली लिखा हुआ है, या तो दो लोगों का नाम लिखा है, या फिर मैंने लिख दिया लेग्स, ऐसे भी आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेग्स लिखा है, एक ह्यूमन का अगर लेग है तो दो ही है ना, तो या तो ऐसी कोई चीज हो, आईज हैं, ईयर हैं, आपके सेंटेंस में ऐसा लिखा हो तब भी ईच अदर आएगा, या तो टू वर्ड डायरेक्टली लिखा हो तब भी ईच अदर आएगा। वन एंड अदर हमेशा आता है जब दो से ज्यादा की बात होती है। आई होप जितने रूल्स हमने किए हैं बहुत ही ज्यादा डेप्थ में ड्रिल किया है, ताकि जितनी भी चीजें हम करें वो सारी की सारी आपके दिमाग में एकदम छपती जाएं। तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिख के बता दीजिए, क्या जितना भी हमने किया है वो सारा आपके दिमाग में अच्छे से छप गया है, बढ़िया से, ठीक है। अच्छा अगर हाँ, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रियलाइज वन थिंग, कि मैं आपको वीडियो देती जाऊं और जैसे जैसे होमवर्क देती जा रही हूं, 50 होमवर्क दूं तो आपके 50 कमेंट्स आने चाहिए हर बंदे का। तो मैंने जितने भी होमवर्क देती जा रही हूं ना बीच बीच में, इन सब का आंसर वीडियो पॉज किया करो, आंसर कमेंट में तुरंत कर दिया करो। जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे मुझे फील होगा कि उतना ज्यादा आपको वीडियो पसंद आ रहा है। एक सिंपल सी चीज है बताने की, और अगर सारे रूल्स आपको अच्छे से याद हो गए हैं, समझ में आ गए हैं, तो आप एक कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना मैम सब कुछ क्लियर है, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। नए स्टूडेंट्स, हमारे चैनल का नाम है इंग्लिश बाय बरखा मैम, इसको सब्सक्राइब कर लो। जितनी बड़ी हमारी फैमिली होगी उतना ज्यादा हम चीजें यहाँ पे कवर कर पाएंगे, ठीक है। और एक और चीज आपको बता दूं, आप में से अगर कोई मेरे से पूरा पेड बैच में पढ़ना चाहता है तो आप मेरा फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको सिर्फ इंग्लिश नहीं मिलेगी, इंग्लिश के साथ साथ रीजनिंग, मैथ्स और जीएस भी मिलेगा, वो भी बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक। अगर किसी ने इस फाउंडेशन बैच को पढ़ रखा है तो आपको इतना ज्यादा बेनिफिट फील होगा कि आपको पढ़ने का तरीका समझ में आ जाएगा। चाहे आप सीजीएल, एसएससी फाउंडेशन है तो यहाँ पे सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, फेज, सारे एग्जाम हम टारगेट कर रहे हैं। ये वाला बैच आपको हमारी ऐप पर मिलेगा, ऐप का नाम है लैब, LAB लैब, लर्न विद अमन एंड बरखा, ठीक। तो वहां पे जाइएगा, इस बैच में एडमिशन ले लीजिएगा। और अगर आपको टेस्ट सीरीज में एडमिशन लेना है तो 99 रुपए की टेस्ट सीरीज है, 99 टेस्ट है इसमें एडमिशन ले लीजिए। बट
ऐसे काम करो कि एक बार में सिलेक्शन मिले। ठीक है, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।